आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ साथ डेंटिस्ट हैं, और आपने अपना 6 महीने पहले क्लिनिक भी शुरू किया। कितना बजट लगा क्लिनिक शुरू करने में? अली भाई, अराउंड क्लिनिक स्टार्ट करने में मेरा तो 2 से 3 मिलियन अराउंड अप्रॉक्सीमेटली बड़ा इजीली लग गया था। इट कैसे? डिपेंड्स आप क्या किस तरह की डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप डिजिटल एक्सरे अपने क्लिनिक में रखना चाहते हैं तो अराउंड अबाउट आजकल जो 6 माह पहले कॉस्ट थी वो 4 से 5 लाख रुपए की सोर्स ऑफ सेंसर आएगा। ऑटोक्लेव अराउंड 3.5-4 लाख रुपए का आएगा, और यूनिट डिपेंड करता है। अगर रिफर्बिश लेंगे तो वो 1.5 से 2 लाख से स्टार्ट होंगे, और इट गोज़ अप लाइक 2 to 3 मिलियन के भी यूनिट्स हैं। आप डिजिटल एक्सरे के बजाय फिल्म्स पे डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे तो वो कॉस्ट 4-5 लाख डायरेक्टली ही कम हो जाएगी। अच्छा, कम हो जाएगी। हाँ, तो इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, एरिया कितना है, उसको रेनोवेट कितना करना है। आप कहाँ बैठे हैं? मैं डीएच रैबर के पास ही ईडन लेन विलास में वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ शाम में। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की 2 से 3 मिलियन आपने बताया, तो ये कब प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करती है? ये डिपेंड अभी तो जनरली मुझे अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं आप काम करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी महीने भी, जिसको हम डेंटिस्ट बड़ी टिपिकल ज़बान में कहते हैं कि जेब से नहीं डालने पड़े, अच्छा। तो हम बड़े कंफर्टेबली रिलैक्स होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कोई इशू मेरा नहीं ख्याल कोई होता है। जनरली है स्टार्ट करने में डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द रेफरल प्रैक्टिस। हमें लोग रेफ़र होते हैं, हमारे पेशेंट रेफ़र करते हैं नेक्स्ट पेशेंट। जहां आप रेफरल की बात कर रहे थे, वहीं मैं अपने स्पॉन्सर टैप टैप सेंड की बात करना चाहूंगा। एक मनी ट्रांसफर ऐप है जो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेजने के लिए, और इनका एक रेफरल प्रोग्राम शुरू है जहां आप $1200 तक जीत सकते हैं अगर आप ये एप्लीकेशन अगले लोगों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को रेफर करेंगे। और आप गारंटीड $50 जीत सकते हैं अगर आप ये एप्लीकेशन 3 लोगों को रेफर करेंगे, और गारंटीड अप टू $150 जीत सकते हैं अगर आप ये एप्लीकेशन 5 लोगों को अगर रेफर करेंगे। एट द सेम टाइम यूज माई प्रोमो कोड डॉक अली व्हेन यू सेंड मनी बाहर से पाकिस्तान में, और you'll get additional $10 10 pound on your first transfer, and at the same time कोई रेमिटेंस चार्जेस नहीं है। अभी डाउनलोड करें, अभी सेंड करें। अच्छा, आप अगर कोई ग्रेजुएट होते तो आपको कहेंगे कि वो शुरू करें अपना क्लिनिक, या पहले आगे पढ़े? और नहीं, इसमें डॉक्टर ली मेरा ख्याल है इसमें 2-3 ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये होती है कि जनरली आप खुद डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहता है जो फ्रेश ग्रेजुएट है। अगर तो आप ये समझते हैं कि आपको इतना हैंडसम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है और आप पेशेंट को केटर कर सकते हैं, और सारी एक्सट्रैक्शंस आप कंफर्टेबली कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, रूट नाल्स, और आप पेशेंट को केटर भी आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं, तो आप कुछ अपनी क्लिनिक की तरफ बेशक आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप इससे पहले अच्छा एक्सपोजर लें किसी सीनियर के पास ऑब्जर्वरशिप करके, और मे बी हाउस जॉब में फिर इतना अच्छा सा काम करें कि आपको उसके बाद कंफर्टेबली अपना क्लिनिक बड़े आराम से ओपन कर सकें। तो जब क्लिनिक कोई खोलते हैं, लेट्स से आपने जो क्लिनिक बताया आपने खोला, तो उसे पर मंथ कितनी इनकम हो जाती है? इसमें अराउंड अबाउट अगर आप जनरली मुझसे पूछें तो स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 1 लाख टू इट मे गोज अप लाइक 1 मिलियन अच्छा, यानी इजीली। नहीं, स्टार्टिंग में कितनी है, लाइक आपकी कितनी चल रही है? मेरी अराउंड अबाउट, सॉरी, नो क्वेश्चन, नो आंसर। एक आइडिया तो देख, कोई शुरू करना चाहता है, उसको एक बच्चे ने पता नहीं 50 लाख लगा दिए हाँ। बीडीएस में, तो कितना कमाएगा यार पर मंथ? अगर पहले साल में कितना कमाने लग जाता है एवरेज? मेरा ख्याल ये है कि आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। मैं बार बार प्रैक्टिस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज किस किस चीज़ की है। अगर तो आप इम्प्लांट कर सकते हैं, आपने इम्प्लांट की ट्रेनिंग ली है, तो यू कैन मे बी गो लाइक 2 to 3 मिलियन में भी, जो लोग भी कर रहे हैं। 3 मिलियन मतलब जो, अगर इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस ना, अच्छा। आप कौन क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। अगर आपने स्टैटिक डेंटिस्ट्री विनियर जब अच्छे कर रहे हैं तो आप अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल आप ग्रॉस जनरल बेसिक डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अराउंड अबाउट क्लिनिक से मे बी शायद आप 1 से 1.5-2 लाख तक आप कमा सकते हैं। और एवरेज यही होता है वैसे, 1 से 2 लाख ही चल रहा होता है। बाकी तो प्रोफेसर लेवल पे बात चली जाती है। प्रोफेसर भी नहीं, जनरल डिपेंड ना, आपको प्रोसीजर कितने एडवांस लेवल के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपर्टीज विद टाइम आएंगी। जरूरी नहीं प्रोफेसर होना, जरूरी है एक्सपीरियंस होना। आपने 2016 में बीडीएस खत्म किया, और अब माशाल्लाह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और शाम को अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो कैसे यार इतनी जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए? अच्छा, बेसिकली इसमें कैसे वाली बात तो ये है कि बीडीएस के बाद जनरली हाउस जॉब कंपलसरी है, एमबीबीएस बीडीएस के बाद। उसके बाद फिर मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया था 2018 में। 19th में मैंने मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन लिया। इसकी नॉमेनक्लेचर MHPEB है। तो जनरली उसमें एडमिशन लिया, और उस वक्त जब मैंने एडमिशन लिया था और अभी भी, तो पीएमडीसी के 2018 के रूल्स के अकॉर्डिंगली, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, अगर आपने मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन किया हो तो आप डायरेक्टली आफ्टर द डिग्री और 2 पब्लिकेशंस के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हो जाते हैं। तो वो मैं हो गया था 2022 में जनवरी में। ओके, तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या पे स्केल चल रही है वैसे? ये डिफरेंट कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, और वो आप किस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। किस सब्जेक्ट? मैं इसको बताता हूँ। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक जो पे है अराउंड 120-130 से भी स्टार्ट हो रही है बास कॉलेज में, और अराउंड 2 to 50 भी असिस्टेंट प्रोफेसर को पे करते हैं। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि उस सब्जेक्ट के कितने लोग कम हैं या कितने लोग ज़्यादा हैं। जितने लोग ज़्यादा होंगे तो पे उतनी कम हो जाएगी,
और जितने लोग कम हैं तो ऑटोमेटिकली पे उतनी ज़्यादा मिलेगी, डिमांड में अब ज़्यादा होंगे आपने आपकी जो तरह। किया उसमें लोग ज्यादा है कम है? मेरे में लोग अभी फिलहाल थोड़े से कम है, अभी टाइम में बढ़ना शुरू हो गया और ये माशाल्लाह। किया आपने मेडिकल एजुकेशन यस, मेडिकल एजुकेशन, मास्टर इन हेल्थ, इसको सेकंड नाम इसका ना मास्टर इन हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन भी है, MHPE ओके। कहते हैं तो इसे। आजकल अक्सर लोग कहते हैं बीडीएस का स्कोप नहीं है, मगर माशाल्लाह से आप अपना क्लिनिक भी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो वो लोग जो प्राइवेट बीडीएस के लिए जाना चाह रहे हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी, आपको लगता है वो मोनेटरीली वो इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं अगर वो बीडीएस प्रैक्टिकली फील्ड में काम करना शुरू करते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 50 लाख आज लगाएंगे और मैं एक महीने में 50 लाख कमा लूँगा, तो फ्रैंकली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और शायद आप 50 लाख लगा के अगले 5 साल में 50 लाख फौरी पूरी ना कर सकें, लेकिन विद टाइम आप डॉक्टर ज़रूर बन जाएंगे और अच्छे स्किल्स एक्वायर करेंगे विद टाइम, तो इंशाल्लाह कई 50 लाख कमा लेंगे। वैसे कितना लग रहा है प्राइवेट में बीडीएस करने में? आजकल मेरा ख्याल है 17 to 18 लाख पर ईयर है नॉर्मल ऑन एन एवरेज। ऑलमोस्ट 80 लाख लग रहा है। आगे बीडीएस के अलावा प्रैक्टिस करने के अलावा और कौन सी ऑप्शन है बच्चे के इसमें लिए? टोटली 2 ऑप्शंस मेजर हैं। पहली ऑप्शन तो ये है, मैं हर एक को कहता हूँ कि कुछ भी ना करें, अपना क्लिनिक कर लें। ये अच्छी ऑप्शन है। हाँ, और मतलब जो दूसरी ऑप्शन में होता है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। इसमें अगर फर्दर इसको डिवाइड करें तो एक ऑप्शन ये होती है कि आप FCPS और MDS 4 ईयर प्रोग्राम की तरफ परस्यू करें पाकिस्तान में, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप MPhils और MScs की तरफ चलिए, वो 2 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स आपको किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं और उसमें मिल भी आपको रही है कि नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान में अब इतनी सैचुरेशन है कि अब आपकी चॉइस पे कुछ नहीं है, और जो है वो आप बस जो मिल रहा है वो करने वाला हिसाब है फ्रैंकली, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो ट्रेनिंग अब इस तरह बाई चॉइस ट्रेनिंग नहीं मिल रही कि मैंने एक ऑर्थोडोंटिक्स में करनी है या प्रोस्टो में करनी है और उसी में करूँगा। तो लोगों के पार्ट 1 भी जनरली एक्सपायरेसी बेस पे हो जाते हैं कि ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही। तो बिल्कुल। डेंटिस्ट्री में ज़रा ये इशू बहुत ज़्यादा है और बड़ा प्रिवेलिंग इशू है कि ट्रेनिंग स्लॉट्स नहीं है, और शायद इसी वजह से मैं भी FCPS की तैयारी करते करते एग्जाम नहीं दे पाया, अच्छा। और मुझे लगा कि शायद मुझे भी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और मैं डर गया। स्लॉट्स बहुत कम है इसका मतलब। स्लॉट्स जनरली बहुत, यानी गवर्नमेंट को ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें मेरा तो ख्याल ये है कि हमारे DHQs और THQs में डेंटल सर्जन स्पेशलिस्ट नहीं जाते। अगर हम वहाँ पोस्टिंग भी डेंटल सर्जन की करते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, सो दैट नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ेंगी, और जनरली जो लोग क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं FCPS वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे।